हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 9 चैप्टर जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। उसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। ठीक है, आपका ये पॉलिटिकल साइंस का जो पहला बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसी का दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 9। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तभी दोस्तों आपको ये चैप्टर जो है पढ़ने में वो मजा आएगा। ठीक है, वैश्वीकरण का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है किसी स्थानीय या फिर क्षेत्रीय वस्तुओं या किसी घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरीकरण की प्रक्रिया। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में, ठीक है, जिसके द्वारा पूरी दुनिया में लोग मिलजुल कर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ काम करते हैं। इस प्रक्रिया में जो है आर्थिक, तकनीकी टेक्नोलॉजी हो गया, सामाजिक और राजनीतिक हो गया, ये सभी ताकत का जो है संयोजन होता है। तो वैश्वीकरण का अगर आप लोग बेसिकली मीनिंग समझेंगे तो एक ऐसी अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का मूल तत्व प्रवाह है। प्रवाह कई प्रकार है, जैसे कि पूंजी प्रवाह, पूंजी का प्रवाह हो गया, श्रम का प्रवाह हो गया, विचारों का प्रवाह हो गया। तो ये सभी का जो है एक प्रकार का मेल जुल रूप है। ठीक है, तो एक ऐसी अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का मूल तत्व जो है वो प्रवाह है, और प्रवाह जो है वो कई प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों अगर और अच्छे से अगर आप समझेंगे तो इसके जो है 3 प्रकार है, एक आर्थिक, एक राजनीतिक, एक सांस्कृतिक। यानी कि अगर आप सिंपली में मीनिंग समझेंगे वैश्वीकरण का तो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें लोग जो है साथ मिलजुल करके एक प्रकार का आर्थिक हो गया, तकनीकी हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, इन सभी चीजों का जो है एक प्रकार का संयोजन है। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे वैश्वीकरण में अनेक देशों के बीच विचारों, संस्कृतियों, आर्थिक पूंजियों, ऊर्जा संसाधन, श्रम, ये सभी चीज का जो है रुकावट हुए प्रवाह होता है। यानी कि बिना रुकावट हुए इन सभी चीजों का जो है प्रवाह होता है। किसका? संस्कृत का हो गया, आर्थिक पूंजी का हो गया, ऊर्जा संसाधन का हो गया, श्रम का हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त प्रवाह यानी कि फ्री फ्लो। अब दोस्तों वैश्वीकरण के टोटल 3 प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक, एक आपके राजनीतिक, एक सांस्कृतिक। वैश्वीकरण को जो है भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि वैश्वीकरण को क्या कहते हैं, निम्न में से आपको पूछेगा अगर, तो आपको देना है कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं तथा यह एक बहुआयामी अवधारणा है क्योंकि यह सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक घटना भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुआयामी अवधारणा। तो ये क्या है? एक भूमंडलीकरण भी है और बहुआयामी अवधारणा भी है क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तीनों घटना यहाँ पर शामिल है। अब समझते हैं वैश्वीकरण के उदाहरण। वैश्वीकरण के उदाहरण सबसे पहले जैसे विभिन्न देशों की वस्तुओं का भारतीय बाजार में उपलब्ध होना, तो ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का वैश्वीकरण हो गया। यानी कि अलग अलग देशों से वस्तुओं का भारतीय बाजार में उपलब्ध होना, ये भी आपका जो है वैश्वीकरण का एक एग्जाम्पल हो गया। अब वैश्वीकरण के कारण यानी कि वैश्वीकरण आखिर क्यों होता है? देखिए, संचार साधन जैसे कि टेलीविजन, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट आदि ने विश्व के भागों में क्रांति ला दी। उसके बाद दूसरा है आपका उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया। तीसरा कारण है आपका पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे कि सुनामी, जलवायु परिवर्तन, बर्ड फ्लू महामारी या फिर ग्लोबल वार्मिंग, और अभी अगर एग्जांपल आप लेटेस्ट में लेंगे तो आपका हो गया कोरोना। तो ये सभी चीजों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी कि सभी देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, जिसके कारण ये सभी जो समस्या है वो दूर होंगी। यही आपका वैश्वीकरण के कारण। यानी कि सिंपली में वैश्वीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं, कई देश मिलजुल कर रहते हैं, कई देश जैसे कि आर्थिक रूप से हो गया, राजनीतिक रूप से हो गया, सांस्कृतिक रूप से हो गया। तो बस इसी चीजों को यानी कि यही आपका निम्न में से कारण हो गया। अब टेलीफोन जो है वो एक दूसरे से दूसरे देश में हो गया, इंटरनेट भी एक दूसरे से दूसरे देश में हो गया, यानी कि पूरे दुनिया में हो गया। कोई अगर सुनामी आ गया तो उसमें भी पूरे दुनिया में आ गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, बर्ड फ्लू महामारी वगैरह कुछ आ गया, तो निपटने के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहिए। तो ये है आपका वैश्वीकरण के कारण। अब समझते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका वैश्वीकरण लिखा हुआ रहेगा। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं देखिए, मुक्त व्यापार वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है। मुक्त व्यापार यानी कि फ्री व्यापार जो होता है, फ्री ट्रेड जो होता है, वो वैश्वीकरण का क्या होता है? मुख्य विशेषता है। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे कि मंदी और तेजी तथा महामारी जैसे कि HIV, एड्स, एंथ्रेक्स जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का विशेषता यहाँ पर बताया जा रहा सिंपली सा कि जैसे कि अगर मंदी हो गया या फिर तेजी हो गया, कोई भी घटना जैसे कि मंदी हो गया, तेजी हो गया, या फिर कोई महामारी आ गया जैसे HIV, एड्स हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये सभी महामारी का नाम है। तो इन मामलों में क्या होगा? वैश्विक सहयोग यानी कि पूरे दुनिया का सहयोग चाहिए। इसी के कारण यानी कि वैश्वीकरण के कारण ही ये जो है संभव होता है। ठीक है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में क्या क्या होता है समझते हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो क्षमता उसमें क्या होती है? कमी आती है।
राज्य अब कुछ ही मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। पूरे विश्व में बहुराष्ट्र निगम अपने पैर पसार चुके हैं तथा उनकी भूमिका लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रही है। तो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव आपको समझ में आ गई कि वैश्वीकरण के जो कारण है, राज्य की क्षमता में बहुत ज्यादा कमी आती है और कुछ मुख्य कामों तक ही जो है अपने को सीमित रखता है। ठीक है, जैसे कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना हो गया, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं तथा उनकी भूमिका लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रही है। वैश्वीकरण ने संचार क्रांति ला दी तथा राज्य संचार के माध्यम से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा करती है तथा राज्य की व्यवस्थाओं को सही और प्रभावी तरीके से बनाए रखने में कामयाब रहती है। इस प्रकार वैश्वीकरण राज्य को मजबूत भी बनाती है। ठीक है, आगे समझेंगे तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है और उसका नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, यानी कि वैश्वीकरण से हम लोगों को क्या बेनिफिट है, इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। जैसे जीवन शैली में परिवर्तन हो गया, विश्व के लोगों का आपसी जुड़ाव हो गया, तकनीकी व शिक्षा का आदान प्रदान। कोई टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका में डेवलप हुआ तो वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, और शिक्षा वगैरह के आदान प्रदान होते हैं, वस्तु और सेवा का प्रवाह होते हैं। तो ये सभी क्या हो गया, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया। तो वैश्वीकरण मतलब क्या कि लोग जो है एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे देश के साथ जो कारोबार करते हैं तो वो आपका जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे समझते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। जैसे पश्चिमी संस्कृति का फैलाव तथा स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया, लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गए, पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ गया तथा अमीर और गरीब लोगों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, आपका वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हो गया। चीजें आपको समझ में आ रही है, यानी कि पश्चिमी संस्कृति का फैलाव हो गया, स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया और लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गया। ये सभी जो है पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ गया तथा अमीर और गरीब लोगों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ी। तो ये सभी जो है क्या है, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव है। आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो आपको सभी आंसर लगाना है कि लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गया, पूंजीपतियों का दबदबा जो है वो बढ़ गया, अमीर और गरीब लोगों के बीच जो आर्थिक विषमता है, जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और जो स्वयं की संस्कृति है वो जो है पतन हो गया, वो खत्म हो गया। तो ये आपका हो गया वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। अब समझते हैं वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, व्यापार संगठन जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाने लगा, मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड अपना अस्तित्व में आया, आदि महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये हो गया आपका क्या, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये आपका वैश्वीकरण जो है हर जगह गलत लिखा हुआ है, तो आपको जो है इस तरीके से वैश्वीकरण पर 2 आकार लगा देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको समझ में आ गया, विश्व बैंक, व्यापार संगठन जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाने लगा, यह आपका मुक्त व्यापार अपना अस्तित्व में आया। तो सभी का अस्तित्व में आना, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाने लगा, मुक्त व्यापार अपना अस्तित्व में आया, ये सभी क्या है, आदि महत्वपूर्ण प्रभाव है, यानी कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। अब समझते हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा। क्या कहा, अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को क्या कहा, विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि किसने, तो कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण को जो है विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण जो है कहा है। ठीक है, अब वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आर्थिक प्रभाव को समझा, उससे भी पहले नकारात्मक को समझा, सकारात्मक को समझा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग समझते हैं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, यानी कि आप लोग को मालूम है, अभी हम लोगों को भारत में भी जो है पश्चिमी सभ्यता को, यानी कि एक प्रकार का पश्चिमी संस्कृति को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर, यानी कि पूरे दुनिया पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, यानी कि वहां पर पूरे तरीके से जो है पश्चिमी संस्कृति को लादी जा रही है। खाने पीने एवं रहने तथा पहनावे के विकल्पों में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की स्थिति में सुधार, रूढ़िवादी का अंत, विदेशी फिल्मों का चलन आदि वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव है। तो सांस्कृतिक प्रभाव में आपका क्या क्या आ गया, रूढ़िवादियों का अंत हो गया, विदेशी, रूढ़िवादी का मतलब क्या हो गया, जो कि पहले चाहते थे कि जो इसका मानना था कि महिला को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ये किसका सिद्धांत था, रूढ़िवादी का। तो रूढ़िवादी का अंत हो गया, विदेशी फिल्मों का चलन हो गया। अभी जो है आप लोग देखेंगे हॉलीवुड वगैरह मूवी वगैरह देखते हैं। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपका वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। अब समझते हैं भारत और वैश्वीकरण, इंडिया और, यानी कि भारत और वैश्वीकरण। आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई तथा अपने घरेलू उत्पादों पर बल दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बने।
1991 में वित्तीय संकट से उभरने तथा आर्थिक वृद्धि की ये उभरने होगा, ठीक है। तो वित्तीय संकट से यानी कि 1991 में जो वित्तीय संकट हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए, जो शीत युद्ध चल रहा था तो 1991 में खत्म हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो वित्तीय संकट थे उससे जो उभरे थे तथा आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू की गई। भारत में क्या शुरू की गई? आर्थिक सुधारों की योजना। उस समय तो आपका शीत युद्ध खत्म हुआ ही था, फिर उस समय प्रधानमंत्री वगैरह का भी बदलाव हुआ था बहुत सारा, ठीक है, 1991 में। तो वही चीज को बता रहा है कि वित्तीय संकट जो कि भारत के ऊपर आया था उसी चीज के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो 1991 में वित्तीय संकट से उभरने तथा आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने के लिए, दर मतलब एक प्रकार का परसेंटेज हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना यानी कि प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई। वैश्वीकरण का विरोध, सबसे पहले हम लोगों ने समझा भारत और वैश्वीकरण, अब समझते हैं वैश्वीकरण का विरोध। देखिए, वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का कहना है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है। तो जो वामपंथी राजनीतिक रुझान है यानी कि जो वामपंथी राजनीतिक से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि जो प्रेजेंट में वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद है उसकी एक खास अवस्था है जो अमीरों को अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना रही है। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। तो ये आपका क्या हो गया? राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में जो है क्या होती है? कमी आती है। 1999 में सिएटल में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाने के विरोध में यह प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का कहना है कि ये विकासशील देशों के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि 1999 में जो सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुए थे, मंत्री स्तरीय बैठक, यहाँ पर क्या हुआ था? बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश था तो उसके द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाने के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ था। यानी कि वो तौर तरीके जो है उनके द्वारा अनुचित तौर तरीकों को अपनाने के विरोध में क्या हुआ था? यह प्रदर्शन हुआ था। किसके द्वारा? जो ताकतवर देश था उसके द्वारा जो है जो अनुचित तौर तरीके अपनाया जाता है उसी के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ था। और जो विरोध कर रहे थे उसका कहना यह था कि विकासशील देशों के हितों को नजरअंदाज ये लोग कर देते हैं, ठीक है। अब समझते हैं WSF, उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 9 चैप्टर आपका। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी करवाएंगे। समझते हैं सबसे पहले WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। देखिए, नौ उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच WSF है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा तथा महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो ये आपका WSF एक प्रकार का संधि समझ सकते हैं, फिर एक प्रकार का आंदोलन समझ सकते हैं, जहां पर नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच जिसका नाम क्या है? WSF। इसके तहत क्या करते हैं? जो मानवाधिकार कार्यकर्ता यानी कि मानवाधिकार का मतलब मानव को जो अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए जो कार्यकर्ता है, एक पर्यावरणवादी जो पर्यावरण को बचाता है, एक मजदूर, युवा तथा महिला कार्यकर्ता, ये सभी क्या होते हैं? एकजुट होकर के नव उदारवादी वैश्वीकरण का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं WSF की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। तो WSF की जो पहली बैठक है वो कहां पर हुई थी? ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में। ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में। एक हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था रियो सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में? रियो सम्मेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जो कि कहां पर हुआ था? ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो, उसी को पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है या फिर उसी को रियो सम्मेलन भी बोला जाता है, ठीक है। और वहीं पे WSF की पहली बैठक भी जो है कहां पर हुई थी? ब्राजील में हुई थी, जिसका एक जगह जिसका नाम था पोर्टो अल्गेरे। क्या नाम था? पोर्टो अल्गेरे। वहीं पे हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और 2004 में WSF की चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। तो WSF की जो चौथी बैठक है यानी कि चौथा बैठक है, फोर्थ बैठक, वो कहां पर हुई थी? मुंबई में, ठीक है। और मार्च 2018 में ब्राजील में भी इसकी बैठक हुई थी और फिर से 2018 में ब्राजील में हुई थी। तो ध्यान रखना, हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में, 2004 में WSF की चौथी बैठक जो है कहां पर हुई थी? मुंबई में। और जो मार्च 2018 में जो बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी? ब्राजील में। ये यहाँ पर नहीं कहा गया कि कौन सी बैठक, तीसरी, चौथी या पांचवी, ये यहाँ पर नहीं गया है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर जो है आपका पहला बुक यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, वो आपका खत्म हो चुका है, पहला बुक, यानी कि टोटल 9 चैप्टर। इसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और जो आपका दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका भी टोटल 5 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। बस आपका और 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर जो है आपका दिसंबर में पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, रेगुलर आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है क्लास चलेगी। इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी वीडियो को लाइक नहीं की प्लीज
कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, लुत्फ उठा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।